हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET 2024 के जनरल टेस्ट में आने वाले रीजनिंग के सिलेबस और पेपर एनालिसिस के ऊपर। इसमें हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे कि जनरल टेस्ट क्या है, जनरल टेस्ट में रीजनिंग का वेटेज कितना है, और उसके बाद जो 2023 में CUET का एग्जाम हुआ उसके लगभग 36 पेपर का डिटेल एनालिसिस, 36 पेपर का डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने आज हम उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जनरल टेस्ट का पेपर अगर आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी नैया को पार लगाने वाला है। कहा जाता है कि अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो जाने से पहले अपने अस्त्र और शस्त्र के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आप किस किस हथियार के साथ लड़ने जा रहे हैं, उसकी क्षमता कितनी है, और अगर आपके पास अगर आपका जो मटेरियल है, अगर आपके पास जो आपका पावर है कम है, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इन सब के बारे में इसमें डिटेल रूप से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि जनरल टेस्ट का क्या है सीन। आपको पता है कि अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, खास करके सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है CUET। CUET में बेसिकली 3 पेपर होता है। एक होता है जनरल टेस्ट, दूसरा होता है लैंग्वेज, और तीसरा होता है डोमेन। तो जनरल टेस्ट में अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट में जनरल टेस्ट को बांटा गया है। जनरल टेस्ट में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो उसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन जनरल टेस्ट का जो संपूर्ण पेपर होता है उसमें कुल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन में CUET के पेपर में जो NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो कहता है कि आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। उसमें आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो +5 मार्क्स हम देंगे, और अगर आप उसको गलत करता है तो -1 मार्क्स हम क्या करता है, काट लेंगे। टोटल आपको 250 नंबर का पेपर होता है और 60 मिनट का समय देता है। ये 2023 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। 2024 का अभी तक पेपर पैटर्न नहीं जारी किया गया है, तो ये माना जाता है कि इसी के आधार पे हम लोग उसकी तैयारी की शुरुआत करेंगे। ठीक, तो ये आपका सबसे पहले जान लिए कि आपके सामने जो दुश्मन है वो कितनी संख्या में आ रहा है, तो 60 की संख्या में वो आ रहा है। 50 को अगर आप मार गिराए तो समझिए कि आपने उस युद्ध को क्या किया, जीत लिया। अब देखिए उसमें क्या क्या सीन है भाई। तो ये यहाँ पे टोटल 6 पार्ट में अपने जनरल टेस्ट के सिलेबस को उन्होंने बांटा है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जिसको हम लोग जीके के पोर्शन में रखते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसे हम लोग रीजनिंग के पोर्शन में डील करेंगे, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग अगर आप बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग नाम दिया है, लेकिन ये भी एक मैथ का ही पार्ट है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मैथ का सिर्फ यही पार्ट हुआ क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये तीनों अगर कह सकते हैं तो रीजनिंग का पार्ट है। लेकिन आप देखिए क्या यहाँ पे साहब किए हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कह दिया है कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है कि ये सब क्या है, जनरल मैथ्स का पार्ट है। तो ये बेसिकली जनरल मैथ के पार्ट में डील होता है। तो हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मेन रूप से रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका क्या सिलेबस रहा है, 2022 के पेपर में उसका क्या स्थिति था, 2023 का जो पेपर हुआ उसका हमने आपको बताया पहले ही कि उसके 36 पेपर का हमने डिटेल एनालिसिस किया है। उन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे पहले उससे पहले हम आपको जिक्र कर दें कि इसका सिलेबस के बारे में, क्या रीजनिंग में पूछता क्या है। आपको एक बात बता दें, रीजनिंग का कोई ऐसा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया गया। जैसा कि आपको दिख रहा है, इन्होंने बस लिख दिया कि जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे और लॉजिकल एंड
एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे। और ऐसा कोई भारत सरकार अभी तक किताब नहीं बनाई है रीजनिंग के लिए, जैसे बाकी सभी के लिए बाबू भारत सरकार अपना किताब बताया है। क्या? जैसे एनसीईआरटी, जितना डोमेन है सबके लिए एनसीईआरटी, तो एक रूपरेखा मिल गया। रीजनिंग के लिए ऐसा कोई रूपरेखा उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो हम लोग पेपर के हिसाब से उसको एनालिसिस करके एक सिलेबस तैयार किए हैं और उसी के अनुसार तैयारी की हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जैसे देखिए यहां पे हमने रीजनिंग के सिलेबस को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब उनका कहानी वहीं तक छोड़ दीजिए, जो सिलेबस जो दिए हैं 2 लाइन का, उसका कोई मायने मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो कह दिए कि बस हम पूछेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया जीके पूछेंगे, तो जीके में तो सारा संसार आ गया। उसी प्रकार से उन्होंने कह दिया मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, मानसिक क्षमता पूछेंगे। तो मानसिक क्षमता इंसान का कैसे मापा जाएगा, उसका कोई अभी तक सिलेबस बना नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पेपर पैटर्न के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जिसका उन्होंने नाम भी दिया है, और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, ये तीनों पार्ट में हम लोगों ने पूरा रीजनिंग को पढ़ने का आगे प्रयास करेंगे। जैसे अब आइए सबसे पहले वर्बल रीजनिंग के बारे में आपके साथ हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हर टॉपिक के बारे में आपको हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को गो थ्रू हो जाएंगे कि अच्छा हमको ये पार्ट पढ़ना है। उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे जो कि सीयूईटी 2023 में पूछा गया है कि इस पैटर्न पे अब आपको तैयारी करना है, और उसके बाद हम लोग उसके नंबर पे आ जाएंगे, उसका नंबर का एनालिसिस करेंगे। जैसे देखिए वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट के आधार पे जो समस्याएं हैं ये क्या है भाई, अल्फाबेट तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए से लेकर जेड तक सबको पता होगा। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा उनको ABCD नहीं आता होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर देखने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस अल्फाबेट से आपके मानसिक क्षमता को जज करता है। कैसे? जैसे आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो आपसे पूछ दिया कि अच्छा बाएं साइड से 10वें लेटर के दाहिने में 8वां लेटर कौन है, तो आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक का सब नंबर याद करना होगा। उसके बाद फिर आपको बैठ के कैलकुलेशन करना, अच्छा दाहिने साइड से 10वां लेटर जे, उसके बाद 8वां लेटर, मतलब 8 18, अच्छा मतलब ये तो चला जाएगा आर के पास, बहुत समय लगेगा। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में आसान से कुछ फार्मूलाज कुछ ट्रिक्स के माध्यम से सीख लेंगे कि आप चंद सेकंड में इन सब सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं, जैसे इस टाइप का जो सवाल अभी मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद आपसे कह देगा दाहिने से 12वां लेटर और बाएं से 5वां लेटर के बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो लेटर रिलेटेड सवाल इस वाले टॉपिक में आपसे क्लियर करेंगे। दूसरा आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग भाई? तो आपको क्या करता है कि इसमें एक मीनिंगफुल वर्ड को एक मीनिंगलेस वर्ड में तब्दील कर देता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कई मूवी वगैरह देखे होंगे, तो उसमें देखते हैं कि आप कहता है कि कोई अगर गुप्तचर रहता है तो ऑपरेशन का लोग नाम रखता है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, या फिर कुछ भी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये सब क्या करता है, या फिर किसी के नाम को कोड कर देता है। हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, हम लोग अपने दोस्त का एक उपनाम रखते थे कि हाँ इसका नाम कुछ ये होगा, इसका नाम अगर रमेश है तो उसको हम लोग केला बुलाएंगे, या फिर आम बुलाएंगे, अमरूद बुलाएंगे। तो इसी प्रकार से कोडिंग होता है। तो इसमें क्या करता है कि आपको ये कुछ क्वेश्चन दे देगा कि हम लोग ए को बी कहते हैं, सी को डी कहते हैं, तो बताइए उसी प्रकार से एफ को क्या कहेंगे। इस टाइप का सवाल आपसे इसमें पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीयूईटी के लिए। भयंकर सवाल इससे पूछता है और हर शिफ्ट में हर बार इससे सवाल पूछा जाता है। इसको भी हम लोग आसानी से डील कर लेंगे जब इस पे पढ़ेंगे डिटेल से। अगला हमारा टॉपिक आता है सीरीज, श्रेणी। ये क्या होता है, किसी खास पैटर्न में कोई नंबर या फिर अल्फाबेट या फिर कोई वर्ड लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक खास पैटर्न के थ्रू बढ़ते हुए दिखाई दे देगा। जैसे आपके सामने अच्छा कह देगा ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, तो इसके अगला नंबर कौन आएगा। तो आपको ये पैटर्न पकड़ में आना चाहिए कि अच्छा 21 पैटर्न के आधार पे आगे बढ़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। तो इसी टाइप का सवाल या फिर इससे थोड़ा सा टफ सवाल आपसे पूछता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपको
एक तो नंबर रिलेटेड सीरीज दे देगा, दूसरा अल्फाबेट रिलेटेड सीरीज दे देगा, तीसरा आपको लेटर रिलेटेड सीरीज दे देगा, चौथा आपको नंबर और अल्फाबेट मिक्स करके सीरीज आता है वो सीरीज दे देगा। तो इस टाइप का सवाल हम लोग इसमें सीरीज में डील करेंगे। अगला चैप्टर हमारा आ जाएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको एक सवाल में 4 या 5 शब्द या फिर नंबर या फिर अल्फाबेट कुछ भी दे देगा। उसमें कहेगा कि कोई 3 है जो एक तरीके का है और एक है जो उससे अलग है, तो आप पहचानिए अलग कौन। मतलब इसमें बेसिकली चोर सिपाही वाला खेल है कि इसमें 3 चोर 1 सिपाही हैं, तो पहचानो सिपाही कौन है। इस टाइप का सवाल इसमें पूछता है। इसमें भी कई टाइप में आते हैं कि नंबर रिलेटेड होता है, अल्फाबेट रिलेटेड होता है, वर्ड रिलेटेड होता है। जैसे आपसे देगा कि अच्छा बताइए पटना लखनऊ और पटना लखनऊ रांची और अहमदाबाद, इसमें अलग कौन है, आपसे सवाल पूछ देगा। तो आपको सोचना होगा कि अच्छा पटना लखनऊ और रांची किसी राज्य का राजधानी है, अहमदाबाद किसी राज्य का राजधानी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक आता है एनालॉगी, सादृश्यता। इसमें बाबू रेशियो की बात होती है। जैसे आपसे यहाँ पे कह देगा कि अच्छा 2:4 है, तो आपको बताना है कि 5 क्या हो जाएगा। मतलब जो संबंध 2 और 4 के बीच का है वही संबंध 5 का किससे होगा। और इस टाइप में ऑप्शन रहेगा। जैसे आपको ऑप्शन यहां पर रह देगा, अगर बाय द वे यहां पे दे देगा ऑप्शन 16, 25, 19 और 12, आप कहेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, तो 5 में 2 जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 ऑप्शन में दिख गया, मतलब यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप का सवाल क्या हो जाएगा, एनालॉगी में आपसे पूछता है। और ये भी बड़ा फेवरेट चैप्टर रहा है इसका। ये जितने चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी टॉपिक्स जो हैं सीयूईटी की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा हमारे साथ। अगला देखिए, अगला टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। हम लोग जिस घर के कहीं ना कहीं जो हम लोग जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा हम लोग का जन्म होता है, तो किसी न किसी परिवार में पढ़ते हैं और सभी इंसान का कहीं ना कहीं संबंध होता है। जैसे भाई का संबंध, पिता का संबंध, माँ का संबंध, दादा दादी, बुआ फूफा मौसा मौसी, कई तरह का संबंध। तो ये आपका मानसिक क्षमता जांच करना चाहता है एग्जामिनर, तो मानसिक क्षमता जांच करेगा तो इसे पता लगाना चाहेगा कि अच्छा आप संबंध को भी किसी प्रकार जज कर लेते हैं। जैसे अगर कह देगा कि अच्छा बताओ तुम्हारे नाना के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन की पुत्री आपसे आपका क्या संबंध है, आपसे पूछ देगा ये सवाल। तो आपके नाना के इकलौते पुत्र आपके मामू या मामा जो भी कहते हैं, मामू की बहन मतलब आपकी मम्मी और उनकी पुत्री मतलब आपकी बहन, तो आपकी बहन को ये कैसे डिटेल रूप से घुमा फिरा के लाया। तो ये आपसे इसमें इसी टाइप का सवाल पूछेगा। 2-3 तरह का सवाल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आसानी से सब बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि बस हम दिमाग में सोच के बना लें, तो बाबू इतना भी आसान नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सवाल जो इस बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसमें अपना हाथ और दिमाग भी लगाना होता है। अगला सवाल हमारा रहेगा टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा। ये क्या होता है, इसमें आपको बाबू कहीं ना कहीं घुमाने फिराने लेके चला जाएगा। आप हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, लेकिन कहेगा कि आप अपने घर से निकलते हैं 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की जाते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, फिर बाएं। इसी प्रकार से घुमाते फिराते आपको कहीं स्थान पे खड़ा कर देगा और बोलेगा कि अच्छा बताओ अपने घर से अब कितने दूर पे हो, या फिर आपका चेहरा किस दिशा की ओर है, या फिर आपने टोटल कितनी दूरी तय की। इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, जिसको हम लोग इस डायरेक्शन टेस्ट में डील करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आता है रैंकिंग। रैंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें क्या करेगा, कुछ आपको दे देगा। अच्छा एक कक्षा में 10 लोग बैठे, एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें रमेश का स्थान आगे से चौथा है और सुरेश का स्थान पीछे से 8वां है, और जो एक महेश है जो रमेश और सुरेश के बीच में बैठा है, तो बताओ इसका स्थान आगे से क्या होगा। इस टाइप का सवाल आपको इसमें पूछेगा। मतलब ओवरऑल आपको दिमागी कसरत करवाएगा, दिमागी कसरत करवाएगा। तो अगर आप इसमें ज्यादा समय लगा लिए तो आपके लिए घाटा है। इस दिमागी कसरत को जितना कम से कम समय में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग चैप्टर में डील करेंगे, कुछ आसान से ट्रिक और कुछ आसान से कॉन्सेप्ट के साथ।
अगला हमारा टॉपिक आएगा डाइस। डाइस मतलब पासा, जो कि आप लूडो में खेलते हैं। आजकल तो मोबाइल में आ गया, लेकिन पहले लोग लूडो कागज वाले पे डाइस से खेलते थे। तो ये डाइस का टोटल 6 सरफेस होता है। उसी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल पूछेगा। अच्छा, एक डाइस को हम 3 बार फेंकते हैं, तो उसमें बताइए, आपको 3 पिक्चर दे देगा और कहेगा अच्छा 3 के नीचे कौन सा नंबर आएगा, आपको ये बताना है। या फिर किसी डाइस को ओपन कर देगा और पूछेगा अच्छा जब हम डाइस को ओपन कर देते हैं तो बताओ 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। इस टाइप का सवाल इसमें पूछता है। अगला हमारा क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ टॉपिक है। इसमें क्या होता है भाई घन और घनाभ में, तो घन और घनाभ में बेसिकली आपसे ये पूछना चाहता है एग्जामिनर घन कि आपको एक घन दे दिया गया, मतलब डाइस का रूप दे दिया गया है घन, उसको चारों सतह को, मतलब सभी सतहों को, 6 सतह को अलग अलग कलर से पेंट करते हैं। उसके बाद आपको कहे कि इसको हम लोग इतने भागों में बांट दिए, 50 भागों में बांट देते हैं, 50 भागों में काट देते हैं। तो सबसे छोटी टोटल इसमें सेंटर क्यूब कितना होगा, मिडिल क्यूब कितना होगा, कॉर्नर क्यूब कितना होगा, ये सब बात क्यूब में होता है, जिसको हम लोग जब चैप्टर डील करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी गो थ्रू तो होना है, जानना तो सबको है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्लॉक, घड़ी, जो कि आपके हाथ में भी, आपके दीवार पे भी लगा होगा और हमारे हाथ में भी लगा है। लेकिन ये क्लॉक एग्जामिनर के दिमाग में चुल मचा देता है कि अच्छा इसको इससे भी जरा सा टेस्ट कर लेंगे। कैसे टेस्ट करेगा, कहेगा कि अच्छा 4:38 हो रहा है, तो बताइए आवर और मिनट के बीच का कितना डिग्री एंगल बना है। ये क्लॉक में पूछेगा। आपसे पूछ देगा अच्छा बताइए एक दिन में 24 घंटा में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस टाइप का सवाल आपको क्लॉक में पूछेगा, जिसे हम लोग वहां पे डील करेंगे। अगला हमारा आएगा अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग कुछ नहीं है, छोटा मोटा कैलकुलेशन दे देगा, जिसको मैथ में भी डील किया जाता है, यहाँ पे भी डील किया जाता है। जैसे 2 जोड़ 2 भागा 2 माइनस 2, इस टाइप का जो सवाल आता है। तो ये सब बेसिकली बहुत कह सकते हैं आसान मैथ इस वाले में आता है, जिसको हम लोग वहां पे डील कर लेंगे। अगला आता है अरेंजमेंट ऑफ बर्ड। ये देख लीजिए 2022 के सीयूईटी के एग्जाम में सबसे पॉपुलर टॉपिक के रूप में ये आया था। खूब सारा सवाल हर शिफ्ट में पूछा। क्या होता है कि इसमें एक सवाल में लगभग 5 से 6 वर्ड दे दिए जाते हैं और आपको आपके लॉजिक के अनुसार उसको सजाना होता है कि अच्छा कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा, या फिर इसमें डिक्शनरी रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो 2022 में खूब सारा पूछा, लेकिन 2023 में बहुत कम पूछा। तो 2024 में हो सके फिर से पूछ दे, गारंटी तो है नहीं। बहुत कम पूछा मतलब 1-2 शिफ्ट में पूछा, बाकी में नहीं पूछा। तो 2022 का बहुत पॉपुलर, लेकिन 2023 में थोड़ा सा डाउन रह गया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहेगा कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कैलेंडर में जो हमको बताने लायक है, लेकिन कैलेंडर के बारे में भी एग्जामिनर के दिमाग में वही हो जाता है कि अच्छा तुम कैलेंडर देखना जानते हो, रुको हम तुमको भेंट करवाते हैं। कैसे होगा, तो आपसे इसमें सवाल दे देगा कि अच्छा बताओ, ऐसे ही अच्छा बताइए 15 अगस्त 2085 को कौन सा दिन होगा। ये लीजिए, आप कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा कैलेंडर पढ़ना होगा। उसके बाद क्या सवाल पूछ देगा, यदि 10 फरवरी को मंगलवार था तो आज के 225 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर आज से 225वां दिन कौन सा दिन होगा। इस टाइप का कई सवाल होगा, जिसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट आता है। इन सबको हम लोग कैलेंडर चैप्टर में क्या करेंगे, डील कर लेंगे। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो वर्ड फॉर्मेशन बेसिकली 2024 में नहीं, 2023 के एग्जाम में नहीं देखने को मिला। इसमें क्या होता है कि एक आपको वर्ड दे देगा और आपको कहेगा अच्छा उससे कितने शब्द और बन सकते हैं। इस टाइप का सवाल, मतलब सिर्फ अल्फाबेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनको कुछ खेलने का प्रयास करता है उससे, उसको हम लोग वहां पे डील करेंगे अपने, जब हम लोग पढ़ा रहे होंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा मिसिंग नंबर का। ये मिसिंग नंबर क्या होता है भाई, मिसिंग नंबर में देखिए कैसा सवाल आपसे पूछेगा। आपको एक पिक्चर दे देगा, एक पिक्चर के कुछ कुछ पार्ट को भर देगा और कहेगा एक पार्ट ब्लैंक है, तो बताइए उसी पैटर्न के आधार पे इसमें कौन सा नंबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोग अच्छे से डील करेंगे। और उसके बाद ये तो मिसलेनियस है कि अगर कुछ जो बचा खुचा रह जाएगा हम लोग इसको इसमें डील करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्बल रीजनिंग के थे, जो कि सीयूईटी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगला हमारा आ जाएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यह इसमें कोई ज्यादा
ट्रिक और मेथड है नहीं, यह सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कैसे सोचना है ये सीखना ज़रूरी है। जैसे इसमें वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम क्या होता है, आप लोग 10th क्लास में अगर आपका मैथमेटिक्स होगा तो आप पढ़े होंगे वेन डायग्राम के 10th क्लास में ही। आपको इसमें 2-3 वर्ड्स रहेंगे, उनको आपको एक डायग्राम के आधार पर बताना होता है। डायग्राम के आधार पर, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे पटना, बिहार और इंडिया, ये आपके सामने 3 वर्ड्स हैं, तो आपको वेन डायग्राम कहेगा बनाने के लिए। तो आपको पता है कि पटना जो है वो बिहार का कैपिटल है, मतलब वो बिहार के अंदर आएगा। बिहार जो है वो इंडिया में है, तो ये इंडिया का होगा। तो इस टाइप का इसमें वेन डायग्राम में हम लोग उसको डील करेंगे, और इसी वेन डायग्राम के आधार पे आगे सेलोगिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा उलझाऊ टॉपिक, लेकिन एकदम आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे बिना कोई परेशानी के। वेन डायग्राम के आधार पर भी हम लोग सेलोगिज्म को समझेंगे, और एक अलग मेथड जिसको हम लोग कहते हैं 150 मेथड, इसके माध्यम से भी हम लोग सेलोगिज्म को पढ़ेंगे। एक और मेथड होता है प्लस माइनस का मेथड, हम लोग इससे भी देखने का प्रयास करेंगे। जो आपको ज़्यादा सटीक लगेगा उस प्रकार से आप लोग सेलोगिज्म को डील करिएगा, उसको बनाने का प्रयास करिएगा। हम लोग जब टॉपिक में जाएंगे तब इसके बारे में आपको बताएंगे। अब यहां पे बेसिकली देखो 3 टाइप का स्टेटमेंट रिलेटेड सवाल आता है। सबसे पहला स्टेटमेंट आर्गुमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन, और तीसरा स्टेटमेंट अजम्पशन। मतलब अब कथन और तर्क, आपके सामने कोई कथन दे देगा और उसके लिए 2 तर्क रख देगा, और आपको बताना होगा कौन सा तर्क मजबूत है। जैसे आपके एक एग्जाम्पल के रूप में, आज भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाला मैच रद्द हो सकता है, यह आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दिया। इसके लिए 2 आर्गुमेंट रखा। पहला, आसमान में बहुत काले बादल लगे हुए हैं। दूसरा, शहर में दंगे हो गए हैं। आपको अब अपने दिमाग से सोच के बताना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। पहला तर्क मजबूत है जो कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देगा, दूसरा मजबूत है, दोनों मजबूत है। आपको इस टाइप से सोचने के लिए दिया जाएगा और इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसको आप लोग स्टेटमेंट आर्गुमेंट में हम लोग उसको डील करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। आपके सामने एक कथन देगा और उसके आधार पे 2 निष्कर्ष दे देगा। जैसे आपके सामने एक सवाल दे दे, भारत में G20 समिट होने वाला है, एक आपके सामने स्टेटमेंट। इसके आधार पे 2 निष्कर्ष। G20 समिट होने से भारत की पैठ पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। दूसरा इसका निष्कर्ष दे देगा, G20 सम्मेलन भारत में होने से भारत की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताना होगा कि अच्छा, एक स्टेटमेंट का 2 कंक्लूजन है, इसमें कौन सा कंक्लूजन मजबूत है, कौन सा कंक्लूजन कमजोर है। हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा कंक्लूजन मजबूत है, कौन सा कमजोर है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा स्टेटमेंट अजम्पशन का। मतलब आपके सामने कथन रहेगा और उसके आधार पर आपको अजम्पशन दिए रहेंगे कि अच्छा, इसका क्या अजम्पशंस हो सकता है। आपके सामने कथन के आधार पर अजम्पशन, मतलब आप जो पहले से सोचे हुए हैं कि अच्छा ऐसा हुआ। आप लोग तो ओवर थिंकर वाला हिसाब में चलता है, तो यही ओवर थिंकर वाला स्टेटमेंट अजम्पशन में हम लोग इसको यहाँ पे डील करेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा काउज एंड इफेक्ट। यहाँ पे कारण और उसका प्रभाव। आपको इसमें एक कारण दिया रहेगा, एक प्रभाव दिया रहेगा। आपको बताना है कि इसी कारण से ये प्रभावित हुआ। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आता है, ये इसका कारण हुआ। बाढ़ के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरते जा रही है। अब ये प्रभावित है, आपको बताना इफेक्ट। अब आपको इसमें क्या पूछेगा एग्जामिनर ये पूछेगा, क्या इसी कारण से ऐसा प्रभाव हुआ। आपको एक ऑप्शन रहेगा, क्या इसी कारण से ये प्रभाव हो रहा है, ये आपके सामने ऑप्शन रहेगा। आपको अपने दिमाग से जज करना होगा, क्या बिहार की अर्थव्यवस्था गिरने में क्या एक कारण है बाढ़ का आना। आपको इस प्रकार से सोचना होगा, या फिर कोई और कारण है। आपको ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शन में अपने हिसाब से टिक करना होगा। लेकिन इसका भी मेथड होता है कि हाँ, टक्कर पचे 150 नहीं सोचना होता है। इसका क्या 2-3 मेथड है। जैसे इसमें पॉजिटिव सोचा जाता है, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव हो ये देखा जाता है। हम लोग काउज को सही मानते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। उसके अनुसार प्रभाव देखते हैं, ये नहीं कि प्रभाव के अनुसार हम लोग काउज देखेंगे। तो इस टाइप की बात हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काउज एंड एक्शन है, कोई कारण और उसके ऊपर लिया गया एक्शन। जैसे आपको इसमें क्या दे देगा सवाल, ये हमको ध्यान में जहां तक आ रहा है 2021 का पेपर हुआ था,
उस समय एनटीए पहला बार बीएचओ अपना एग्जाम लेता था, लेकिन एनटीए कंडक्ट करा रहा था। उसमें एक सवाल दिया था क्या, काउज एंड एक्शन का, कि आप अपने महिला मित्र के साथ किसी पार्टी में गए हैं, आपकी महिला मित्र कुर्सी पे बैठी है, उनका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है, किसी कारण से उनके दुपट्टे में आग लग जाता है, तो आप क्या करेंगे। अब 4 ऑप्शन इसमें कि आप सबसे पहले जाएंगे, पानी लाएंगे, बाल्टी खोजेंगे और उसके बाद पानी ला के दुपट्टे पे देंगे। दूसरा चीज़, उनका दुपट्टा खींच के बिक देंगे। तीसरा चीज़, वहाँ से भाग खड़े होंगे। चौथा ऑप्शन, वहाँ पे हल्ला करने लगेंगे। अब आपको ये बताना है कौन सा एक्शन आपको वहाँ पे लेना चाहिए। तो इस टाइप का इसमें सवाल पूछेगा कि हाँ, इसके कारण से क्या एक्शन लिया जाएगा। ये बेसिकली अधिकारी लेवल का सवाल होता है, आपको ऐसा सवाल पूछेगा। ये डिसीजन मेकिंग का है। डिसीजन मेकिंग का सवाल 2023 के एग्जाम में ही बहुत बार पूछा गया। लगभग शिफ्ट में तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% शिफ्ट में ये डिसीजन मेकिंग का सवाल आया है कि आप कैसे निर्णय ले सकते हैं, आपका निर्णय क्या होगा। आपको डिसीजन मेकिंग काउज एंड एक्शन लगभग मैच कर जाता है कि डिसीजन मेकिंग में आपसे क्या सवाल पूछेगा कि अगर आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और आपके शहर में अगर दंगे का सिचुएशन बना हुआ है, तो आप वहां पे क्या करेंगे। सबसे पहला कि आप दंगे रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स बुलाएंगे। दूसरा, आप खुद रोड पे निकल जाएंगे और सभी से शांति का अपील करेंगे। तीसरा, अपना त्याग पत्र देके आप वहां से जिले से छोड़ के चले जाएंगे। चौथा, आप मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि आप आके जिले को संभालिए। इस टाइप से 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा डिसीजन यहाँ पे सबसे बेस्ट डिसीजन था। इस टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है पजल, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस बार अरेंजमेंट के रूप से बहुत सारा सवाल आया है। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको 4, 5 या फिर 6 लोग रहेंगे, आपको बैठने का एक पैटर्न दे दिया जाएगा कि सभी लोग एक सीधी रेखा में बैठे हैं या फिर एक सर्कल बना के बैठे हैं, उसमें सभी का चेहरा सेंटर की तरफ है या फिर आउट ऑफ सेंटर है। उसमें आपको कई सारा कंडीशंस लगाएगा कि रमेश जो है इसके सुरेश के बाएं से चौथा है, दिनेश जो है रमेश के दाहिने से 5वां है। इस टाइप से कई सारा सिनारियो देगा और आपको फिर कहेगा क्या कि अच्छा आप बताइए कि रमेश और सुरेश के बीच में कौन बैठा हुआ है। इस टाइप का सवाल रहेगा। आपको क्या करना होगा, इन सभी कंडीशन को पढ़ के उसके अनुसार डायग्राम बनाना होगा और फिर उसका जवाब देना होगा। इसके अलावा कई तरह के अरेंजमेंट का सवाल 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डील करेंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि अरेंजमेंट रिलेटेड और कई तरह के सवाल पूछे जाए हैं। ये लॉजिकल और एनालिटिकल था। इसके बाद वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो इसका आता है सीयूईटी में एग्जाम का, रीजनिंग का, वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। मतलब पिक्चर रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगा। पिक्चर रिलेटेड सवाल का क्या अर्थ है सर। इसका सवाल है बाबू कि इसमें पिक्चर एनालॉगी, जैसे आपसे कह देगा कि अच्छा ये देखिए एक ट्रायंगल है और इसके रेशियो में ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो आपको बताना है कि अच्छा ये पंचभुज है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा। आपको ये पिक्चर को देख के आइडिया लगाना होगा कि अच्छा ये जिस प्रकार से इसके साथ संबंधित है तो इसका संबंध किसी और के साथ क्या होगा। आपको ये बताना है। बात समझ में आई। आपको इस टाइप का सवाल पिक्चर एनालॉगी में पूछेगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अगला सवाल आपका पिक्चर सीरीज का रहेगा। सोच लीजिए, एक सीरीज हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक, उधर आपको सबसे पहला वर्बल रीजनिंग में जिसमें नंबर और अल्फाबेट या फिर वर्ड रिलेटेड था सीरीज। यहाँ पे क्या रहेगा, पिक्चर सीरीज रहेगा। पिक्चर सीरीज कैसे चलेगा, इसी टाइप से जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि यहाँ बाबू एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, फिर बाबू यहाँ पे एक रहेगा पंचभुज, फिर अगर आपका यहाँ पे रहेगा तो एक इस टाइप से। तो अब अगला क्या, इस टाइप का सवाल पूछ देगा, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रख देगा, यहाँ पे ये बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा। अब अगला क्या होगा, मतलब एक पिक्चर एक किसी न किसी खास पैटर्न में आगे बढ़ता जा रहा है, वो खास पैटर्न पकड़ते हुए आपको नेक्स्ट बताना होगा। आपको इस टाइप का सवाल पिक्चर सीरीज में मिलेगा देखने को, जिसको हम लोग डील करेंगे। अगला इम्प्लिसिट ऑफ पिक्चर, मतलब कहीं ना कहीं बाबू क्या होता है, पिक्चर को यहाँ पे पिक्चर इनकम्प्लीट पिक्चर या इम्प्लिसिट पिक्चर। आपको क्या करेगा इसमें, बेसिकली आपके सामने एक पिक्चर दिया रहेगा, जैसे आप देख लीजिए आपके सामने एक पिक्चर रहेगा ऐसा, ठीक, और इस टाइप का आपको बताना है कि यहाँ पे क्या रहेगा।
आपको क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। बहुत सारा इस बार सवाल पूछा गया है CUET 2023 में इनकम्प्लीट पिक्चर का, कि आपके सामने एक पिक्चर दे दिया रहेगा जिसका एक पार्ट खाली होगा और इसी खाली पार्ट के लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। इन्हीं ऑप्शन को देख करके यहाँ पे क्या करना होगा, पुट अप करना होगा, रखना होगा, और यही आपका क्या रहेगा, सही जवाब होगा। तो आपको इस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछने को मिलेगा। अगला आपका रहेगा एम्बेडेड पिक्चर। ये भी आप देखिए, जितना भी नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है वह सब आपके दिमाग, मतलब आपके सोचने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कब आएगा, जब आप इसमें खूब सारा प्रैक्टिस और उसका रियल मेथड जानेंगे, समझने का, उसको बनाने का, तब आप आसानी से बना ले जाएंगे। जैसे एम्बेडेड पिक्चर है, इसमें कुछ नहीं होता है, आपके सामने बाय द वे मानिए एक पिक्चर रहेगा, इस पिक्चर को 4 ऑप्शंस रहेगा और कहेगा ये पिक्चर इन चारों ऑप्शन में कहाँ छुपा हुआ है बताइए, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी टाइप से आपको कई तरह का पिक्चर रहेगा, कई टाइप का रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से खोजना रहेगा, अच्छा ये कहाँ छुपा हुआ है, और जैसे ही मिल गया उसको राइट टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल हमारा रहेगा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब का। ये क्या होता है, जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। अगर आप पानी के सामने खड़े होते हैं तो आपका उसमें परछाई बनता है, तो आपके सामने पिक्चर्स दिया रहेगा, आपके सामने क्या दिया रहेगा, पिक्चर्स दिया रहेगा, कि अगर आप बाय द वे मान लीजिए कि आपके सामने ये पिक्चर है, ठीक, ये पिक्चर अगर आपके सामने है, कहेगा इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा। तो इसका वाटर इमेज का अर्थ हुआ बच्चा कि आप देखेंगे कि इसमें टॉप टू बॉटम चेंज होता है। क्या होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। तो आपको ये वाटर इमेज वाला इसमें डील करना रहेगा, कई तरह का पिक्चर रहेगा, आपको अभी एग्जांपल के रूप में आगे हम दिखाएंगे भी। अगला आता है मिरर इमेज, कि अगर आप किसी पिक्चर को आईने में देखने जा रहे हैं तो वहां कैसा दिखेगा, उससे रिलेटेड कई तरह का सवाल। जैसे इसी ए को अगर हम आईने में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसा है पहले बस वैसा ही दिख जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बी को यहाँ पे आईने में देखेंगे तो ये ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपको हम बताएंगे यहाँ पे मिरर इमेज के चैप्टर में। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग का क्या है, तो आपको इमेजिन करना होगा कि आपके सामने एक सादा पेपर है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे कहेगा सबसे पहले आप इसको ऐसे मोड़ते हैं, फिर आप ऊपर से नीचे ऐसे मोड़ते हैं, फिर आपको और छोटा करते हैं, उसमें कट लगा देते हैं, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा। इस टाइप का सवाल पेपर कटिंग में आता है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से उसको समझेंगे। इसका अभी कोई मतलब अभी नहीं है। तो ये हुआ नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा दूं, ये देखिए, ये सब CUET 2023 का पूछा गया सवाल है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लेके आया है। ये देखिए डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है। क्या है कि मनीष अपने विद्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है, तो अपने विद्यालय से कितनी दूर और किस दिशा में है। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप के सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। आपको पता है कि उत्तर इधर होता है, जैसे आपको इस सवाल में देख लीजिए, अपने विद्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया तो 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला दिए, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है तो 15 किलोमीटर चला दिए, एक बार फिर बाईं तरफ मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है तो 8 किलोमीटर मतलब इसी वाले लेन में आ गया सामने। अब अपने विद्यालय से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो अपने विद्यालय से 15 किलोमीटर दूर है और इधर आपको पता है कि पश्चिम दिशा होता है, तो आपको यहां पे हो जाएगा 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा। 4 आंसर। इस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, हम लोग डिटेल से जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे देखिए, ये मिरर इमेज का सवाल है। आपको हम बताएं क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन को देखो ध्यानपूर्वक और ये बताओ कि इन चारों ऑप्शन में किसका मिरर इमेज अगर हम निकालेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वही दिखेगा जो कि इस ऑप्शंस में है। बात समझ में आई आपको, ये दिखेगा यहां पे, ठीक बात है क्या। अगला सवाल ये देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे निंगल अबुक को ये लिखा जाता है, इसको इसमें कोड किया जाता है, इसको इसमें कोड किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा कोड यहाँ पे रहेगा आपको ये बताना होगा। तो जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो हम लोग इस टाइप के सवाल को यहाँ पे डील कर लेंगे। अगला देखिए, जैसे देखिए
कैलेंडर का सवाल। कहे तो कि सब का सवाल, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको एनटीए नहीं टच किया है, सब टॉपिक टच किया है। ये कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो 363वें दिन कौन सा दिन होगा। इसमें दो टाइप का सवाल पूछता है। एक सवाल कि आज अगर शनिवार है तो 363वें दिन कौन सा होगा, या फिर 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप का सवाल आता है। तो कैलेंडर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस सवाल को डील कर लेंगे। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल। अब आपको ऐसे पूछ रहा है कि डी की कितनी बेटियां हैं। कथन यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है। इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे आपको ये बताना है कि डी की कितनी बेटियां हैं। बी और एफ ए की बहनें हैं, सी ए और एफ का भाई है, सी और ई डी के पुत्र हैं। इन तीनों को आप आपस में मर्ज करिए और उसके बाद बताइए कि डी की कितनी बेटियां हैं। बताना आपको क्या है कि इन तीनों के आधार पे ये बताइए कि किस स्टेटमेंट का यूज करके हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। केवल पहला का यूज करके दे सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों का यूज करके दे सकते हैं, दूसरा और तीसरा का यूज करके दे सकते हैं, या फिर दोनों कथन एक साथ मिला के भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब आपको ये बताना होगा। आपको इसका सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना होगा, उसके आधार पर देखना होगा। तो इस टाइप का सवाल हम लोग ब्लड रिलेशन में डील करेंगे। अब आ जाइए जरा सा हम लोग एक और सवाल। ये देखिए डिसीजन मेकिंग का सवाल है। यदि आप कार्यालय प्रमुख हैं, मतलब अपने क्या है ऑफिस के हेड हैं, और आपके कार्यालय में मतलब ऑफिस में कुछ मीडिया के लोग आ गए हैं जो कि आपके ऑफिस के पेंशन स्कीम के लिए आपके संक्षिप्त जानकारी मतलब शॉर्ट नॉलेज चाहते हैं, तो आपसे निवेदन करते हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, मीडिया कर्मियों को किसी अन्य दिन आने के लिए कहेंगे कि अच्छा आज नहीं देंगे, किसी और दिन आओ। दूसरा, उनके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेंगे और उन्हें बताने लगेंगे। तीसरा, उन्हें अपने कार्यालय से बाहर निकाल देंगे कि हम मीडिया को जानकारी नहीं देते हैं। चौथा, उन्हें इंतजार करने के लिए कहेंगे तथा संबंधित अधिकारी से परामर्श लेंगे। अब इन चारों डिसीजन में कौन सा डिसीजन आप लेंगे, आपको यह सोचना है। तो आपको जब हम लोग बताएंगे वहां पे तो बताएंगे कि सबसे पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए। पॉजिटिव डिसीजन होने के साथ ही साथ हमारा डिसीजन ऐसा हो कि कंस्ट्रक्टिव वे हो। तो ये सब बातें हम लोग वहां पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये सवाल सब जितना अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो सभी CUET 2023 के एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये देखिए एम्बेडेड पिक्चर, आपको कह रहा है कि ये वाला पिक्चर ही चारों ऑप्शन में देख के बताइए कहाँ छुपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में यहाँ छिपा हुआ है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। अब हम आपको आते हैं अपने लिखित डिटेल डिस्कशन की तरफ। आपको पता है कि इस बार CUET 2023 जो है टोटल 3 शिफ्ट में हुआ है। पहले शिफ्ट में देखिएगा आपको मैंने इतने पेपर का यहाँ पे एनालिसिस करके बताया है। 21 मई, 22 मई, 23 मई, 27 मई, 30 मई, 1 जून, 2 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 14, 18, 21 जून। इतने दिन के पेपर के पहले शिफ्ट में किस चैप्टर से किस किस दिन कितना सवाल आया है। अगर हम सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का देख लें तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग 21 जून को 1 सवाल, 18 जून को 1 सवाल, 14 जून को 1 सवाल, 11 जून को उससे 3 सवाल, 10 जून को 3 सवाल, 8 जून को सवाल नहीं पूछा है, 7 जून को 2 सवाल, 6 जून को 1 सवाल, 5 जून को 1 सवाल, 2 जून को 1 सवाल, 1 जून को 2 सवाल, 30 मई को 3 सवाल, 27 मई को 1 सवाल, 23 मई को 4, 22 मई को 2, 21 मई को 2। इस टाइप से आपको पूछा। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है। एवरेज अगर हम लोग देखा जाए तो मिनिमम एवरेज कितने सवाल का है 1.8 के आसपास या फिर 2, उसका भी हम लोग अभी बताएंगे आपको कि इसका एवरेज कितना रहा। तो लगभग 2 सवाल पर डे पूछा है। तो समझिए कितना इसका इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी प्रकार से पिक्चर सीरीज का, कैलेंडर का देखिए लगभग दिन कैलेंडर से 1 सवाल या फिर 2 सवाल, लगभग दिन 1 या 2 सवाल इससे क्या क्या पूछ दिया है। कंप्लीशन ऑफ पिक्चर मतलब पिक्चर कंप्लीट करने वाला एक सवाल यहाँ पे देखिए 7 जून को 3 सवाल, लगभग दिन 1 सवाल, 7 जून को 3 सवाल, फिर 5 जून को 2 सवाल। इससे क्या हुआ है, इससे हमें इस बात की जानकारी होती है इस पैटर्न के आधार पे कि आपको कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पे एनटीए फोकस कर रहा है, किस चैप्टर पे वो ज़्यादा बल दे रहा है जिसको हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ इससे हमको समझ में आता है। उसी प्रकार से जितना टॉपिक है देख लीजिए, रैंकिंग का, क्लॉक का, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, मिरर इमेज, सैलोगिज्म, वेन डायग्राम, सीरीज, डिक्शनरी, अरेंजमेंट। आपको मैं अरेंजमेंट के बारे में कह रहा था। देखिए अरेंजमेंट में लगभग दिन 1 सवाल, फिर 2 सवाल, 10 जून को 3 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 1 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल।
यहाँ क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट आंसर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालॉगी। आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा कि सभी में एक सवाल, दो सवाल या फिर तीन सवाल का एवरेज लगा हुआ है। ये देखिए शिफ्ट 1 के पेपर का ही हम बात कर रहे हैं, बाकी सभी टॉपिक में टोटल आपको लगभग 36, टोटल कितना, लगभग 36 टॉपिक इस बार रीजनिंग का टच किया गया है। आपको कितना टॉपिक लगभग पढ़ना है, लगभग 36 टॉपिक पढ़ना है। अगर हम लोग मिसलेनियस मिला दें तो मान के चलिए 40 टॉपिक के आसपास आपको पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर, और उससे लगभग सबसे सवाल आया है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ब्लड रिलेशन कैलकुलेशन, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, पिक्चर क्लासिफिकेशन, असर्शन रीजन, यहाँ पे डाइस, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल स्टेटमेंट अजम्पशन, क्यूब, आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सभी टॉपिक से सवाल आपको पूछे गए हैं। सबका एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देखिए शिफ्ट 2 में, एक ही शिफ्ट में तो हुआ नहीं है, तो शिफ्ट 2 में भी सभी टॉपिक का यहाँ पे मैंने आपको डिटेल रूप से सब कुछ बताया है। जैसे अगर हम लोग देख ले दूसरे शिफ्ट में बात करें तो कोडिंग देखिए सब पे हावी चल रहा है, कैसे एक एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, फिर एक सवाल, फिर तीन सवाल, एक सवाल, तीन सवाल, दो सवाल। एक टॉपिक से अगर आप बाय द वे एक बात मान के चलिए, अगर 60 क्वेश्चन आपसे जनरल टेस्ट में पूछ रहा है, 60 क्वेश्चन में हमें तो नहीं पता है कि किस क्वेश्चन किस पोर्शन का कितना वेटेज है, लेकिन एवरेज अगर हम लोग बात कर लें तो 20 का वेटेज रखा गया है 2023 में। किसी में 20 क्वेश्चन है रीजनिंग का, किसी में 18 है, किसी में 17 है, 17 से कम किसी में नहीं है। लगभग सभी में, सभी एग्जाम शिफ्ट में 17 से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो भाई दबे मानिए अगर आपको 20 क्वेश्चन दे रहा है रीजनिंग का और किसी एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन उठा दे रहा है, तो सोचिए उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। आपको ये बात समझनी चाहिए और इस इंपॉर्टेंस के आधार पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसी प्रकार से एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल, दो सवाल, लगभग हर शिफ्ट में हर टॉपिक से पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना भी और समझना भी। आप इसको डिटेल से देखिए। शिफ्ट 2 का है, शिफ्ट 2 के रेस्ट चैप्टर का ये देखिए स्थिति ऐसा है। बाकी सभी का ब्लड का, कैलकुलेशन का, वाटर, पेपर, ये सब का एक कंडीशन। ब्लड रिलेशन का देख लीजिए। ब्लड रिलेशन का बात करें तो यहाँ पे एक सवाल, 14 दिन को 3 सवाल, फिर 10 को नहीं पूछा, फिर एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल। आपको तो पता है नहीं कि किस दिन किस शिफ्ट में आपका पेपर आएगा, आपके पेपर में वो चैप्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, लेकिन पढ़ना तो आपको सब कुछ है। अब देखिए शिफ्ट 3 में भी सेम कंडीशन के साथ आपको मैंने सब कुछ डिटेल रूप से यहाँ पे बता दिया है। सभी टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ब्लड रिलेशन से कितना आया है, वाटर इमेज से देखिए कितना सवाल आया है। एक सवाल 9 जून को पूछा, एक सवाल 7 जून को पूछा, फिर 27 मई यहाँ पे गैप रखा, लेकिन आपका शायद इसी में पड़ जाए या फिर आप इसमें भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो आपको सब कुछ है। अब देखिए अगर हम एवरेज सबकी बात करें कि अगर 36 पेपर का एनालिसिस हम आपके सामने लेके आए हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से 1.69 मतलब मान के चलिए 2 क्वेश्चन पर डे पूछा गया है। पिक्चर सीरीज का बात करें तो लगभग 0.1 मतलब आप मान के चलिए किसी शिफ्ट में एक सवाल आया है, किसी में भी आया भी नहीं है। कंप्लीशन ऑफ पिक्चर का 1.5, कैलेंडर का 1.05 मतलब एक सवाल तो तय है कि लगभग हर शिफ्ट में कैलेंडर का पूछा ही पूछा है। उसी प्रकार से कंप्लीशन ऑफ पिक्चर का 0.9 मतलब लगभग एक सवाल इससे भी हर सब में पूछ चुका है। रैंकिंग 0.6 मतलब कि 36 पेपर है तो लगभग 18 से 20 पेपर में रैंकिंग का सवाल आया है। क्लॉक का 0.9 मतलब लगभग एक सवाल क्लॉक का पर डे पूछ दिया है, लगभग एक सवाल मान सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट 0.2 मतलब अगर हम लोग देखें तो 36 दिन के पेपर में लगभग 10 दिन या फिर 8 दिन के आसपास इससे पूछा गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। लेकिन इसका तो गारंटी है नहीं कि 2023 में अगर ये पूछा गया है तो 24 में नहीं पूछा जाएगा, हो सके उस बार पूछ दे, तो इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मिरर इमेज का लगभग एक सवाल, सलोगिज्म का भी लगभग एक सवाल, वेन डायग्राम का लगभग आधा, किसी में पूछा है, किसी आधा में पूछा है, आधा में नहीं पूछा है। सीरीज का लगभग 1.6 मतलब सीरीज टॉपिक से लगभग आपको कह सकते हैं कि 2 सवाल लगभग आपके शिफ्ट में पूछा है हर शिफ्ट में, तो सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। डिक्शनरी से 0.1 किसी दिन पूछा, किसी दिन नहीं पूछा। आपको अरेंजमेंट से देखिए लगभग 2 सवाल पर डे आ जाएगा, 1.75 एवरेज निकल के आ रहा है आपके सामने। तो इस प्रकार से मैंने सभी टॉपिक का देखिए आपको एवरेज बता दिया। ब्लड रिलेशन से 0.9 का जा रहा है मतलब एक सवाल ब्लड रिलेशन से पूछ चुका है लगभग दिन, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना होगा।
उसी प्रकार से कैलकुलेशन 0.25, वाटर में 0.25, पेपर कटिंग एक सवाल लगभग कह सकते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन से बहुत कम सवाल आया है, मतलब कह सकते हैं तो 4-5 शिफ्ट में एग्जाम पूछा है, बाकी वो नहीं पूछा है, लेकिन पूछना तो है, समझना तो सब कुछ हमको पड़ेगा, जानना तो हमें सब कुछ पड़ेगा। पिक्चर क्लासिफिकेशन, असर्शन रीजन, मीनिंग सीक्वेंस, डाइस, मिसिंग नंबर, एम्बेडेड पिक्चर, इन सब का एवरेज हमने आपको यहाँ पे निकाल के रखा दिया है। आप देखिएगा कि इन सब से कितना इंपॉर्टेंट है। किसी से एक सवाल, किसी से मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर से 36 शिफ्ट में अगर 5 शिफ्ट में भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी सब टॉपिक को कवर करना ही करना है, क्योंकि ये इस बात की गारंटी नहीं है कि 2024 में यही पैटर्न फॉलो करेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अपना इंपॉर्टेंस वो बता रहा है कि इस चैप्टर के तरफ इंपॉर्टेंस हमारा ज्यादा है, इस पे ध्यान देना है, ये बात तो एकदम तय है। तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी का बेस हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर ही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को अगर हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो उस एग्जाम को हम लोग पूरी तरीके से अपने वश में कर लेंगे। तो ये काम हमको करना है। सभी टॉपिक को डिटेल रूप से समझिएगा और समझने के बाद हम लोग उस पर आगे डिटेल रूप से पढ़ाई करेंगे। तो ये था आपका जनरल टेस्ट के अंदर आने वाला रीजनिंग का सिलेबस और पेपर एनालिसिस। आपको इसमें आइडिया लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे हमको कितना मेहनत करना है। टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे बिना किसी शक के। सबसे पहले किसी भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उसको कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि हाँ इसका ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल लाएंगे। एग्जाम्पल लगाने के बाद आपको कुछ सवाल लगाने के लिए देंगे, जिससे आप सवाल लगाएंगे और सवाल लगाने के बाद फिर आपको अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये सब काम अगर हम लोग हर टॉपिक में कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन में। बाकी सब आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप CUET 2024 के लिए कितना सिंसियर हैं, कितना ज्यादा आप उसके लिए एक्साइटेड हैं, आपके मन में कितना जज्बा है। ये सब अगर आपके मन में चल रहा है कि हमें 2024 में बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो फिर आपको अभी से ही लग जाना होगा। तो ये डिटेल एनालिसिस था। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, जहां हम लोग पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में जान रहे होंगे, तो उसमें फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।